रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान, अपशब्द होता है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, पड़ोसी, परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं, रिश्तेदार कन्नी काटने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन से देश भर के नौजवान मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके हैं। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? आज इसकी एक बड़े स्तर पर जमीनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। इसलिए आपको संवाददाता शरद कुमार राजस्थान से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां 9 दिन से लाखों लटकी भर्तियों से जुड़े हजारों बेरोजगार नौजवान धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट देखिएगा, जो बताएंगे यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कैसे वर्षों से नौकरी की परीक्षा पास करके भी लोग नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और गुजरात से संवाददाता गोपी घांगर दिखाएंगी बेरोजगार बना देने वाला सरकारी मॉडल कैसा होता है। इसलिए आज ध्यान से देखकर हर रिपोर्ट को देश के युवाओं के हित में सरकारों को जगाने के लिए दस्तक दीजिए। ये नौजवान हैं, ये इनका धरना चल रहा है और इनकी आज भी बेरोजगारी चल रही। ऐसी बेरोजगारी की व्याख्याता भर्ती, नर्सिंग भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक, फार्मासिस्ट, ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग, जल संसाधन, फायरमैन, फायर ऑफिसर, क्लिनिकल हेल्पर समेत 12 भर्तियों में दावा है 25 लाख नौजवानों की सांसें ऐसी रोक कर रखी गई हैं कि नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 9 दिन से धरना देते नौजवान बेहोश होने लगे। साथ ही पंखा झलते हैं, हाथ मलते हैं, आंखों में जिंदगी की उम्मीद खोजते हैं, पसीना पोंछते हैं, सीना सहलाते हैं, लेकिन 9 दिन बाद भी अब तक इनकी किसी ने नहीं सुनी। 10,029 पदों पर पंचायती राज एलडीसी भर्ती 8 साल से फंसी है। 1,534 प्रयोगशाला सहायक भर्ती 3 साल से लटकी है। 10,000 से ज्यादा नर्सों की भर्ती 2013 से अटकी है। इस तरह 12 भर्तियों में 25 लाख नौजवान अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। रोजगार की आस में मां धरने पर है, बेटा गोद में, जिम्मेदारी कंधों पर, आंखों में इंतजार नर्सिंग की उस नौकरी का जो 8 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2019 में 25 नवंबर को ये कहा था कि हमारी कमेटी बन गई, आपका सत्यापन लागू कर देंगे, लेकिन 1.5 साल हो गई उस चीज के बारे में, आज तक वो कमेटी नहीं पता कहाँ गायब हो गई। ये दूसरी माँ है, जयपुर में 9 दिन से बच्चे के साथ बेरोजगारी का अपना संदेश सत्ता को सुनाना चाहती है। सत्ता के लिए अपनी बोतल में जनता को उतार लेने वाली राजनीति बाद में उम्मीदें खाली जो छोड़ देती है। अब की बार हमने सोच लिया, चाहे हम मरे चाहे जिए, हम ऐसे ही धूप में रहेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे और घर वाले भी आए हुए। तो 9 दिन से कहानी यह है कि बच्चे गोद में लेकर बेरोजगार माओं को धरना देना पड़ रहा है, युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ता है, और धरना देते जो बेहोश हो जाते हैं वो उसी सरकारी अस्पताल में भेज दिए जा रहे हैं जहां से नियुक्ति पत्र अब तक नहीं आया। और यही बेरोजगार नौजवान अपना टाइम आएगा सोचकर सड़क पर धरना देते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं रोजगार दो। इनकी आवाज सुनकर दस्तक देने लगातार पहुंचता है आज तक। ये विक्की बोरान है। 2018 में रेलवे से जुड़ी परीक्षा का फॉर्म भरा, एक परीक्षा हुई, फिर 3 साल बीत गए। पता नहीं ये ज्वाइनिंग होएगी, जिस हिसाब से पहले वाली भर्ती का चल रहा था उसी हिसाब से तो ये 25 तक जाएगी, 2025 पकड़ लेगी। क्योंकि मेरे साथ के बंदे हैं जो 2016 में, जो 16-17 में निकली थी, उसके जो बंदे हैं उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बचपन से सब सुनते आए नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सरकारों ने नौकरी के लिए धरना और प्रदर्शन भी अनिवार्य बना दिया, विकल्प नहीं छोड़ा। आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी की 2 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां लंबित है और आज बेरोजगार बिल्कुल परेशान है अवसाद में। जो भर्तियां कोरोना संकट में अटक गई, जो कोरोना संकट में पूरा काम नहीं हो पाया, उन भर्तियों को जारी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री चिंतित है। लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार मीटिंग करना
और इन भर्तियों को कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। सरकारें चिंतित होती तो नौजवान नौकरी की आस में शहीद न होने लगते। सरकारें चिंतित होती तो किसी घर के बेटे बेहोश नहीं होते। बेटी बहुएं बच्चों के साथ नौकरी के लिए जीने मरने की लड़ाई न लड़ रही होती। बेरोजगारों का कहना है कि 2018 में जो एसएससी की भर्तियां हो जानी चाहिए थी, उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है। यही हालत रही तो कम से कम 2025 तक 2 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा, जो एसएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। देश में बेरोजगार अब 3 तरह के पाए जाते हैं। एक, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। दूसरे होते हैं चयनित बेरोजगार, जो एग्जाम तो नौकरी का निकाल लेते हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। और तीसरे होते हैं योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के बाद एक तरह की बेरोजगारी झेलने वाले नौजवान। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी हालत क्यों होती है? क्या नेता बनना आसान हो गया है और सरकारी नौकरी पाना मुश्किल? आज ही गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आए। बीजेपी को 6 में से 6 महानगर पालिकाओं में बहुमत मिला। अब ये जीते नेता फौरन शपथ भी ले लेंगे और काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता। नेताओं की चुनावी प्रक्रिया और नौकरी की भर्ती प्रक्रिया की एक तुलना देखिए। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब निकलेगी पता नहीं होता। इसके बाद नेताओं को चुनने के लिए वोट किस दिन होगा तय रहता है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन निकला तो परीक्षा भी होगी, इसकी गारंटी तक नहीं होती। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे महीनों, कई बार वर्षों तक लटके रह जाते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेताजी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यह भगवान भरोसे रहता है। चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला भी हाथों हाथ होता है, लेकिन किसी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख भी कब आएगी कुछ तय नहीं होता। ऐसे में अब कांग्रेस शासित राजस्थान के बाद बीजेपी की सरकार वाले उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं, जहां दावा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी कि UPSSC अभी तक अखिलेश सरकार में निकली नौकरियों में ही उलझा हुआ है। पीछे प्रतियोगी परीक्षा की किताबें करीने से लगी हुई और आगे एक चेहरा। तो किताबें बहुत सी पढ़ी इन्होंने, लेकिन नौकरी का चेहरा आज तक नहीं देख पाए। अखिल प्रताप जैसे युवाओं की कहानी लखनऊ से संवाददाता कुमार अभिषेक लेकर आए हैं। अखिल ने ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा वाला हाथी निकाल लिया, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने की पूंछ फंसी रह गई। मई 2018 में इसका विज्ञापन आया था और ये 22 और 23 दिसंबर 2018 को इसकी परीक्षा संपन्न हुई थी 4 पालियों में। उसके 8 महीने बाद हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट किए बीच में। उसके बाद 8 महीने बाद इसका परिणाम आता है 28 अगस्त 2019 को। परिणाम आए 1.5 वर्ष का समय हो गया है, अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। हुआ ये कि 2018 की परीक्षा में 2019 में रिजल्ट आया। एक मंत्री जी ने धांधली की शिकायत की, आयोग ने जांच की, SIT ने फिर जांच की। 2 जांच के बावजूद 14 लाख लोगों में से चुने गए 1953 युवा आज भी बेरोजगार हैं। उन्हीं में से एक है विवेक तिवारी। साधारण सा घर, सरकारी नौकरी पाने के ऊंचे सपने में जी तोड़ मेहनत के बाद इन्हें सिस्टम ने चुना हुआ बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। चयनित होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं और समाज में एक बुरी नजर से देखे जा रहे हैं। NCRB के 2019 के आंकड़े कहते हैं देश में जब करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की, उनमें से 11,268 लोगों ने नौकरी न मिलने के कारण गरीबी या कर्ज में डूबकर हताश होकर सुसाइड किया। और अब सोचिए, परीक्षाएं पास करके भी बेटे पर बेरोजगारी का ठप्पा लगा होने पर एक पिता के बारे में। आज 2 साल हो जाए तो बच्चा अपना 10 पैसे का रोजगार मिल जाता, वो आगे हिम्मत करके और अच्छा जगह कोशिश करता निकालने लिए। आज जो है बच्चा खुद हमको पैसा मांगने में उसको शर्म लगती होगी। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालत यह है कि अखिलेश राज के आखिरी साल में निकली कई नौकरियों में भी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। 2016 में निकली सरकारी नौकरियों को भरने का काम भी अभी तक चल ही रहा है। दावा है 2017 के बाद UPSSC से निकली ग्रुप C की एक भी नौकरी किसी को नहीं मिल पाई। UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो उसकी हालत आप समझेंगे इसी बात से कि 2016 से लेकर आज 2021 होने को है, लेकिन
भर्ती के नाम पे लगभग शून्य है। हम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर जब सर मार्च में आप रिजल्ट देने की बात कहें 2020 में तो सर अब 21 मार्च आ गया है, तो अभी तक आपका रिजल्ट क्यों नहीं बन पाया? ये तो 2020 का मामला है, 2016 का सुन लीजिए, आपका क्या है? सर मैं सहायक कनिष्ठ 2016 भर्ती से हूँ सर। ये इसका विज्ञापन दिसंबर 2016 में आया था। दिसंबर 2016 में आया था। इसमें 3 चरणों में भर्ती संपन्न होनी थी। लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार होना था। 2016 से इसमें लिखित परीक्षा के बाद 4264 लड़के सफल हुए हैं और उस 4264 लड़के अपने भर्ती पूर्ण होने के इंतज़ार में 2016 से 2021 तक 4-5 वर्षों तक इंतज़ार के बाद आज तक सिर्फ टाइपिंग टेस्ट हुआ है। उसका भी रिजल्ट आना है और साक्षात्कार बाकी है। कब तक ज्वाइनिंग होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं। पिछली सरकार में ये लोग फॉर्म भरते हैं और इस सरकार का भी कार्यकाल निकलने वाला है। अगली सरकार आने वाली है। इस तरह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग काम कर रहा है। इसीलिए संवाददाता कुमार अभिषेक सीधे पहुंचते हैं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुखिया प्रवीण कुमार के पास और युवाओं के हक का सवाल दस्तक देकर पूछते हैं। 2017 में जब से ये सरकार आई और जब पहला विज्ञापन इस सरकार में आया, उसके बाद से लेकर के जितने आपने परीक्षाएं निकाली हैं उसमें कोई नियुक्ति हुई है या नहीं? हुई है ना, सारी हुई हैं। उसी में तो हुए हैं सारे। ये जो है रजिस्ट्रेशन वाला उसी का है, खादी वाला उसी का है। नई सरकार के हैं सारे ये सारे नई सरकार के ही हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे नई सरकार के ही, इसी सरकार के विज्ञापन है, इसी सरकार के उसमें से नियुक्ति पत्र जारी हो रहा है। जब इसकी सच्चाई संवाददाता कुमार अभिषेक ने हासिल की तो पाया कि ये बात तो सच है कि यूपी एसएससी ने पिछले 4 साल में 17,243 नौकरियां दी हैं, लेकिन इनमें से करीब 2,500 नौकरी ही 2017 के बाद निकली भर्तियों से जुड़ी है। 4 साल हो गए। अब भी चयन आयोग के दफ्तर पर आकर 2016, 2017, 2018, 2019 में निकली नौकरियों के रिजल्ट का इंतजार नौजवान करते पाए जाते हैं। क्या हमें आत्मनिर्भर बनने का हमें सर मौका नहीं मिलना चाहिए? इतने दिन से हम सब लोग मानसिक दंश झेल रहे हैं सर। घर वालों की हालत पैसे देते देते ख़राब हो रही है। किसी को शादी करनी है सिस्टर की, किसी को कुछ है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, घर वालों की भी हालत ख़राब हो रही है। कोई इलाहाबाद में पढ़ता रह के बाहर रह के, कोई लखनऊ में बाहर रह के पढ़ता है। 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। एक कमरे में रह के ज़िंदगी सर सिमट जाती है हम लोगों की बिल्कुल, लेकिन उस दंश को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब सीधा सा सवाल, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। क्या चुनावी साल में वर्षों से लटकी चली आ रही नौकरियों को एक साथ देकर वोट कैश कराने वाले आंकड़े गिनाने की तैयारी हो रही है? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि अरे मेरा बेटा बेटी तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे ये तो सरकारी नौकरी पाने के लिए परेशान लोग हैं, हमें क्यों चिंता करनी। तो ऐसा सोचने वाले लोग अपना नुकसान भी बेरोजगारी के कारण जान लें। भर्ती प्रक्रिया लटकती है तो सरकारी दफ्तरों में काम का बोझ बढ़ता है। कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम होने के कारण आम आदमी की फाइल, जनता का काम सरकारी दफ्तरों में लटकता चला जाता है। सरकारी दफ्तरों में फाइलों का अंबार लगता जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। जल्दी काम कराने के बदले रिश्वत का लेन देन शुरू होता है और फिर इसका असर आप तक भी पहुंचता है। इसको सीधे समझिए कि पुलिस में भर्ती पूरी नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा, कीमत आप चुकाएंगे। तो चलिए अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ। जो जीते अब तुरंत शपथ भी लेंगे, गद्दी भी संभालेंगे, काम भी करेंगे, वेतन पाएंगे, भत्ता भी पाएंगे। लेकिन अहमदाबाद की जिग्ना भावसार जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेहनत की आंच पर अपनी शिक्षा हासिल की। उसी शिक्षा से जब नौकरी पाने की बारी आई तो सपनों को सिस्टम ने घिस दिया। जिग्ना ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। 2015-16 में जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम प्रोफेसर बनने के लिए दिया। 2019 में जाकर रिजल्ट आया तो प्राइवेट स्कूल ने इन्हें टीचर की नौकरी से हटा दिया। अब 2021 आ गया, लेकिन वेरिफिकेशन के बावजूद नियुक्ति की चिट्ठी आज तक जिग्ना को नहीं मिली। अपॉइंटमेंट लेटर हमें अभी तक नहीं मिले हैं। 1.5 साल हो गए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी हमें 1.5 साल हो गए हैं अभी कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। हम 1.5 साल से शिक्षण विभाग के धक्के खा रहे हैं अभी। अहमदाबाद में संवाददाता गोपी घांगर को अपनी ऐसी शिकायतें बताने वाले काफी लोग मिलने आए, जिन्हें अलग अलग विभागों में नौकरी की परीक्षा पास करने के वर्षों बाद भी नियुक्ति की चिट्ठी मिलने का इंतजार है। निमेश नाम वाले ये नौजवान उनमें से एक है, जिन्हें स्टेट रिजर्व पुलिस की नियुक्ति पाने में
धक्के खाने पड़ रहे हैं। जब भी जाओ तब भी वहाँ से निकाल देते हैं कि जाओ हो जाएगा, जाओ हो जाएगा। रनिंग हो गया है, एग्जाम हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। खाली ऑर्डर लेके खाली हाजिर ही होना है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। सब कुछ हो गया है, कुछ बाकी नहीं है प्रोसेस में। कितने टाइम से इंतजार? ये 3 साल से मैडम इंतजार करे। दावा है गुजरात में जीपीएससी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ग 2 के 278 लोग, स्टेट रिजर्व पुलिस के 1163 लोग, शिक्षा सहायक के 1796 लोग परीक्षा पास करके नौकरी पाने के लिए लटकाए और भटकाए जा रहे हैं। जब इनके बारे में सीधे डिप्टी सीएम से संवाददाता गोपी ने सवाल किया तो जवाब सुनिएगा। कई छात्र ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 साल से 5 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट लेटर का। पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है। ऐसे मेरे पास कोई जानकारी नहीं। तो सवाल यही कि अगर देश में जनप्रतिनिधियों नेताओं के चुनाव में जीतने पर उन्हें गद्दी सौंपने की पूरी प्रक्रिया तय तारीख पर पूरी होती है तो फिर क्यों देश में नौजवानों को सरकारी नौकरी पाने में पापड़ बेलवाया जाता है? इलेक्शन समय से होते हैं तो सिलेक्शन भी समय से होने की दस्तक दीजिए। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब जरा एक और अहम खबर का रुख करते हैं। क्या दिल्ली पुलिस की जांच और पड़ताल की दिशा ठीक नहीं है? इस सवाल की वजह बनी आज दस्तक देते हुए आई 2 खबरें जिन्होंने दिल्ली पुलिस की दशा और दिशा दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले इन 2 खबरों को 2 तस्वीरों से जान लीजिए। किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट बनाने के आरोप में बेंगलुरु की जिस दिशा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसे गिरफ्तारी के 9वें दिन दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी और दिल्ली पुलिस के रवैये पर कड़ी टिप्पणी भी अदालत ने की। दिल्ली पुलिस 22 साल की जिस क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा की किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट में हिंसा का एंगल खोज रही थी, वही दिल्ली पुलिस हिंसा में 1 लाख रुपए के इनामी लखा सिधाना को नहीं पकड़ पाती, जो लखा ऐलान करके पंजाब के बठिंडा में किसान रैली कर लेता है और दिल्ली पुलिस का 1 लाख रुपए का इनामी लखा आराम से आकर रैली के मंच पर बैठता है और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली पुलिस की हिंसा को लेकर जांच में क्या दशा है और क्या दिशा है। और अब जरा दिल्ली की अदालत की पुलिस पर टिप्पणियों की दस्तक भी जान लीजिए। दिशा को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा दिल्ली पुलिस ने बताया, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने जब जमानत दी तो क्या ऐसा माना? व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी टूल किट को एडिट करना कोई अपराध नहीं है, यह बात अदालत ने आज दिशा को जमानत देते हुए कही। अदालत ने यह भी कहा किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सिर्फ इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वो सरकार की किसी नीति से असहमत है और देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए थोपा नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ साबित नहीं होता कि दिशा रवि और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के बीच किसी तरह का कोई लिंक है। छोटे और अधूरे सबूतों के मद्देनजर 22 साल की लड़की को जमानत देने के सामान्य से नियम से अलग जाकर जेल भेजने का कोई साफ कारण भी अदालत को नजर नहीं आया। और अदालत ने इसके बाद कहा कि 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, हमारी सभ्यता सभी के विचारों का सम्मान करती है। अब जान लीजिए आगे क्या होगा, क्योंकि दिशा को जमानत मिलना और 1 लाख के इनामी लखा का खुलेआम घूमना दोनों ने दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए, जिन पर अब निश्चित मानिए कि कल से नए राजनीतिक विवाद शुरू हो जाएंगे। देश के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड वक्त में वैक्सीन बनाकर देश का सिर ऊंचा कर दिया। इसके बावजूद भारत के कई राज्य कोरोना की दूसरी लहर की आशंका से कांप रहे हैं। ऐसा तब है जब हमारे डॉक्टर्स के हाथ में वैक्सीन है, फिर भी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में नियंत्रित लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। सवाल है क्यों? जवाब है कोरोना के टीकाकरण की धीमी रफ्तार। इसीलिए जनता के साथ खड़ा रहने वाला न्यूज चैनल आज तक आज जनता को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने की मुहिम शुरू कर रहा है। सरकार अब एक काम कीजिए, वैक्सीन अब बांट दीजिए। सवाल यह है कि जब कोरोना का खतरा हर पल बढ़ रहा है, लॉकडाउन वापसी की आशंकाएं कई राज्यों में खुद सरकारें दिखा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में 10 करोड़ कोरोना के टीके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 10 करोड़ टीके हर महीने बनाने की क्षमता हमारे पास है। प्राइवेट सेक्टर भी मदद को तैयार है, तो फिर जनता को वैक्सीन मिलने में आखिर देरी क्यों हो रही है? जब हर भारतीय का पसीना लगता है तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण आपने भी सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर कौन सा सवाल खड़ा कर दिया है? देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सवाल सीधा है, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां
वैक्सीन बना सकती हैं। देश उन पर गर्व कर सकता है, उनके जरिए वैक्सीन डिप्लोमेसी कर सकता है। तो फिर टीकाकरण अभियान में सरकारी तंत्र का बोलबाला क्यों है? क्यों सरकार प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने से हिचक रही है, जबकि इससे टीकाकरण की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है? हमारे वैक्सीन निर्माता क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। देश के टीकाकरण में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की सिफारिश लगातार उद्योगपति करते आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है अजीम प्रेमजी का, जो विप्रो के संस्थापक हैं। अजीम प्रेमजी ने दावा किया कि अगर भारत सरकार कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र को भी शामिल होने की मंजूरी दे दे तो सिर्फ 60 दिनों में 50 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण संभव है। इस हिसाब से करीब 6 महीने में पूरे देश की जनता को कोरोना का टीका लग सकता है। ये बात अजीम प्रेमजी ने बैंगलोर चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के आयोजित संवाद सत्र में कही है और वहां पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। अजीम प्रेमजी के फॉर्मूले के मुताबिक सीरम संस्थान लगभग 300 रुपए प्रति डोज के हिसाब से निजी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाए। जहां टीका लगवाने के लिए 100 रुपए प्रति डोज को जोड़ लिया जाए तो 400 रुपए में एक बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आपका वैक्सीन लगाने का इंतजार खत्म हो जाएगा। आप किसी भी निजी अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगा पाएंगे। सिर्फ आपको बताई हुई जो तय रकम है वो चुकता करनी होगी और आप कोरोना के खौफ को पीछे छोड़ देंगे। देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो ना तो वैक्सीन से डरती है और ना ही उसे भारतीय वैक्सीन पर शक है, बल्कि करोड़ों लोग वैक्सीन लगवाकर सामान्य जिंदगी जीने का रोज इंतजार कर रहे हैं। आपके वैक्सीन वाले इसी सपने को पूरा करने के लिए आज तक एक मुहिम शुरू कर रहा है, जिसके 3 ठोस कारण हैं, जिनके आधार पर हम कह रहे हैं सरकार अब एक काम कीजिए, वैक्सीन अब बांट दीजिए। ये तस्वीर हमारी बात को मजबूती देगी, क्योंकि जिस जनता को वैक्सीन लगनी चाहिए वो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच डंडे खा रही है। जनता की इस दुर्गति की वजह उद्धव ठाकरे के जिम्मेदार मंत्री नाम है संजय राठौर, जो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वाशिम के मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। समर्थक स्वागत सत्कार के लिए इकट्ठा होते हैं लेकिन पिट जाते हैं। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। विदर्भ इलाका राज्य में कोरोना की महामारी का केंद्र बनकर उभरा है, जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। आपने देखा है कि दुनिया के हर देश में जो कोरोना की वेव आती है एक साथ नहीं आती है, हर राज्यों में हर देश में अलग अलग टाइम पे आती है। पहले भी हमने देखा कि भारत में यूरोप और अमेरिका के बाद में वेव आई है। इनफैक्ट दिल्ली में भी कोरोना की वेव मुंबई से काफी देर में आई थी। तो बाकी राज्यों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अर्ली वार्निंग, अर्ली साइंस हो सकता है। अभी से आप प्रिकॉशन लेके चलिए, हो सकता है ये बाद में फैल करके दूसरे राज्यों में भी पहुंचे। महाराष्ट्र की तरह देश के 4 राज्यों में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। इसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ शामिल है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन, पंजाब में 12, चंडीगढ़ में 10 और जम्मू कश्मीर में 7 दिन के अंदर लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। देश के वैज्ञानिक रिकॉर्ड समय में वैक्सीन देकर अपना काम कर चुके हैं। भारत कोरोना को रोकने वाले हथियार से लैस है, फिर भी एक्सपर्ट डरे हुए हैं, क्योंकि भारत के टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। अब तक 1,17,45,552 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। 24 फरवरी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 38 दिन पूरे हो जाएंगे। इस हिसाब से करीब 3,09,000 वैक्सीन प्रतिदिन लोगों को लगाई गई। अगर टीकाकरण की यही रफ्तार रही तो फिर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज मिलने में 970 दिन यानी करीब 3 साल लग जाएंगे। कोरोना को रोकने के लिए 60% आबादी का वैक्सीनेशन जरूरी है, जो 80 करोड़ होता है, जिसे टीका लगाने में 2,588 दिन या फिर करीब 7 साल लग जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर टीकाकरण की यही रफ्तार रही तो फिर क्या जनता को मास्क से छुटकारा मिल पाएगा? क्या इसी तरह पाबंदियों में जीने की आदत डालनी होगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की इकोनॉमी का क्या होगा? ये सब कुछ बदल सकता है अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी टीकाकरण में बड़ा रोल निभाने दे, जो उसकी तमाम योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है।
औसतन एक दिन में 10,000 अस्पतालों का उपयोग इन वैक्सीनेशंस के लिए किया जाता है। इन 10,000 अस्पतालों में 2,000 अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो ये तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता था ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि प्राइवेट सेक्टर की महत्ता, प्राइवेट सेक्टर का फोर्स मल्टीप्लायर वाला जो रोल है उससे केंद्र सरकार अवगत है और उसका उपयोग करती रही है। जब सरकार प्राइवेट सेक्टर के रोल को मानती है, उसे सराहती है, तो फिर इस तरह की झिझक क्यों? इस सवाल का जवाब आपको अगली रिपोर्ट में देंगे। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारत उन चंद खुशकिस्मत देशों में से शामिल है जिनके पास एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन है। लेकिन अगर टीका लगाने की रफ्तार यही रही तो एक्सपर्ट मानते हैं कि देर हो सकती है। यह टीकाकरण की सुस्त रफ्तार ही है जिसकी वजह से सीरम इंस्टीट्यूट में 10 करोड़ वैक्सीन की डोज अपनी बारी का इंतजार कर रही है और वहां 10 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनाई जा सकती है। लेकिन भारत अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। इसीलिए देश के बड़े बड़े कारोबारी प्राइवेट सेक्टर को साथ लेने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों झिझक रही है और इसका समाधान क्या है, आप जरा ये समझिए। सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? प्राइवेट सेक्टर की ऐसी तरफदारी शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने की होगी। तो क्या सरकार वैक्सीनेशन में भी इस तरह बढ़ रही है? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? जवाब है हाँ। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक रिव्यू मीटिंग की जिसमें उन्होंने कोरोना के खतरे को कम करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार भी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि तीसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाई जा सके। वैक्सीनेशन में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का उपयोग हम करेंगे वैक्सीनेशन की गति को और वैक्सीनेशन के कवरेज को बढ़ाने के लिए। आंकड़े भी कहते हैं कि देश की 70% आबादी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर निर्भर है। इसका एक मतलब ये है कि देश की बड़ी आबादी तक निजी सेक्टर की पहुंच है। लेकिन कोरोना का टीकाकरण अभी सरकारी देखरेख में हो रहा है जिसके अपने कारण है। Currently, the vaccines are approved only under emergency use authorization, which means government is the sole guarantor for all the eventualities of the vaccination process. Once the data is provided for approving for market authorization, then the private sector can be involved. तो पहली वजह वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल है, यानी वैक्सीन को सरकार की गारंटी है। कोवैक्सीन के अंतिम चरण की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ऐसे में सरकार अभी उसे किसी प्राइवेट अस्पताल को नहीं दे सकती। जानकार कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों तक टीकाकरण अभियान को सीमित रखने से वैक्सीनेशन पर सरकार का कंट्रोल है। कहाँ कितनी वैक्सीन लग रही है इसका पूरा हिसाब उसके पास है। ऐसा करने से फर्जी वैक्सीन की दिक्कत से निपटा जा सकता है। सवाल यह है कि अगर निजी अस्पताल किसी को गलत वैक्सीन लगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो है ना केवल ज्यादा अकाउंटेबल है बट सेंसिटिव भी होता है साइड इफेक्ट्स के लिए और अवेलेबल होता है। मान लीजिए मैंने आज वैक्सीन लगाई तो वो पेशेंट मेरे को फोन कर सकता है, मेरे इंस्टीट्यूशन में जा सकता है साइड इफेक्ट अगर होता है, मेजर साइड इफेक्ट हो। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।